गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग मित्रों? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे होंगे। मित्रों, आज हम लोग मौर्य काल के बिंदुसार के शासन व्यवस्था को देखेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यात्मक चीज़ों को देखेंगे और फिर समझेंगे। मित्रों, इससे पहले हम लोग मौर्य काल में देखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को और उनके शासनकाल को और उनसे जुड़े हुए तथ्य को। उससे पहले हम लोग मौर्य के समय से पहले विदेशी आक्रमण को देखे थे। तो इस सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में और फिर हम लोग देखेंगे कि बिंदुसार के बाद कैसे अशोक आते हैं और अशोक जो भारत के लिए और भारत के इतिहास में बहुत इम्पॉर्टेंट एक नाम है। फिर उसके बाद देखते हैं कि मौर्य काल का जो सबसे अंतिम राजा है उनका नाम कौन है, वो हम लोग इस बात को देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे आगे के क्लास में, आगे के सीरीज़ में मौर्य काल से संबंधित तथ्यों एवं समझ पे। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिंदुसार को, क्योंकि हम लोग संस्थापक और शासन में पहला शासक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को देख चुके हैं पिछले क्लास में। यदि आप कोई पिछली क्लास नहीं किए हैं तो पहले जाके पिछली क्लास करें, तब जाके इन क्लास को करेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा अच्छा समझ आपको इस टॉपिक पे होगा। तो मित्रों, सबसे पहले आते हैं हम लोग बिंदुसार पे। मौर्य काल का शासक वह बिंदुसार जिनका शासन काल का समय था 298 से 273 ईसा पूर्व के बीच। 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व के बीच बिंदुसार का शासनकाल था। हम सबसे पहले इनके बारे में कुछ और भी नाम जो सुनते हैं, बुक में देखते हैं, उसे याद रखेंगे। इन्हें आजीवन भी कहा जाता है, अमित्र घात के नाम से भी सुना जाता है। इनके लिए एक उपाधि शत्रु विनाशक का भी है और इन्हें सिंह सेन भी कहा गया है जैन धर्म के ग्रंथ में। तो याद रखिएगा, बिंदुसार को और कई नाम से जाना जाता है मित्रों। उसमें कौन कौन है? तो उसमें है आजीवन, अमित्र घात, शत्रु विनाशक या सिंह सेन। सिंह सेन का उल्लेख कहाँ मिला है? तो देखेंगे जैन ग्रंथ में सिंह सेन का उल्लेख किसके लिए है? बिंदुसार के लिए है। अब हम लोग इससे आगे इनसे संबंधित तथ्यों पर ध्यान देंगे। तो देखेंगे इनके समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। कहाँ पे? तक्षशिला में। इम्पोर्टेंट यह है कि पहले विद्रोह में सुसीम को इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए और दूसरे विद्रोह में इन्होंने अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो याद रखिएगा, बिंदुसार के समय ही तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है। प्रथम विद्रोह में सुसीम को, दूसरे विद्रोह में अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए भेजते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे बिंदुसार से संबंधित कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से संबंध स्थापित किया था। उसके लिए उन्होंने एंटियोकस से सीरिया शासक किससे तो एंटियोकस से 3 चीज़ मांगे थे। क्या क्या मांगे थे? सूखे अंजीर, अंजीर तो आप जानते होंगे, खाए भी होंगे, है ना। फिर क्या? शराब। शराब की मांग आज भी है, भले बिहार में शराब न मिलता हो लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है और भारत में भी है। लेकिन शराब की मांग अयासी का जो जीवन था पहले के भी राजा में दिखा जाता है। अगर आप इतिहास को देखेंगे तब तो हम देख रहे हैं कि सूखे अंजीर, अंगूरी शराब यानी शराब जो है अंगूर का बनाया हुआ शराब और दार्शनिक की मांग किया गया था। तो उस समय जब बिंदुसार एंटियोकस से ये मांग करते हैं तो सूखा अंजीर तो वो दे देते हैं, अंगूरी शराब, लेकिन दार्शनिक का मांग वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मुझे याद रखना है, सीरिया नरेश एंटियोकस से किसने सूखे अंजीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक की मांग की थी? तो भारतीय मौर्य साम्राज्य के एक शासक बिंदुसार ने। ठीक है,
अब आगे देखते हैं हम लोग एक तथ्य क्या है, तो मिस्र राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने, कौन मिस्र का राजा है, मिस्र नाम सुने होंगे आप, टॉलमी दो फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्लियर, याद रखिएगा ये पॉइंट, डायनोसियस को किसने भेजा था, किसके दरबार में भेजा था और कब भेजा गया था और वो कहाँ का था। ये तीनों एग्जाम में आता है। डायनोसियस कहाँ का था, किसने भेजा था, कहाँ भेजा गया था। याद रखिएगा, मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस जो है उसने भेजा था डायनोसियस को, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से मित्रों हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार से संबंधित कुछ तथ्य को जो मुख्य रूप से परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है उसको देखे हैं और उसको समझे हैं। उम्मीद है कि आपको याद हो रहा होगा। यदि याद ना हो रहा हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो देखेंगे और फिर इसको लिखेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और कम से कम एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो ऑप्शन देख करके सही ज़रूर करके आएंगे मित्रों। अब हम लोग आगे देखते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य कौन आता है सम्राट, तो अशोक। अशोक का शासनकाल देखेंगे कब है, 269 से 232 के बीच है। कब है, 269 से 232 ईसा पूर्व के बीच है। ठीक है मित्रों, तो अशोक के शासनकाल को हम लोग देखेंगे। अशोक से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्य पे नज़र एक बार डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ये देखेंगे कि अशोक जब राजा नहीं थे उससे पहले भी ये राज्यपाल हुआ करते थे। तो कितने समय में, तो 269 में जब ये राजा बने उससे पहले ये राज्यपाल हुआ करते थे। और हम लोग देखे हैं कि अशोक ही तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो सेकेंड विद्रोह को कुचलने के लिए गए हुए थे जिनको बिंदुसार ने भेजा था। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि अशोक से संबंधित फर्स्ट तथ्य है कि ये राज्यपाल थे जब सम्राट नहीं थे तब। ठीक है, इनकी जो ये कब राजा बने हैं, 269 ईसा पूर्व में ये राजा बने हैं। अब एक और चीज़ जो एग्ज़ाम में बार बार आता है और याद रखने योग्य है वो क्या है, अशोक से जुड़ा हुआ नाम। ठीक है, अशोक से जुड़ा हुआ नाम। अशोक को अशोक के नाम से कहाँ पुकारा गया है, ये प्रमाण कहाँ मिलता है, तो मास्की अभिलेख में मिलता है। ठीक है, याद रखना है, मास्की में, गुज्जर अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है, गुज्जर अभिलेख में। ठीक है फिर हम लोग देखते हैं अशोक से संबंधित कुछ तथ्य। अशोक एक युद्ध करते हैं अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में हम लोग देखेंगे, शासन के 8वें वर्ष में। तो चूंकि ये शासन शुरू कब किए थे, 269 में, तो 8वां वर्ष कब हो जाएगा, 261। 261 ईसा पूर्व में ये शासन किए थे और उस समय ये युद्ध किए थे कहाँ से, कलिंग से, और कलिंग को जीत गए थे। इतिहास में कुछ गिने चुने युद्ध में कलिंग युद्ध का नाम आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो अपने पात को बदल देते हैं। तो हम देखते हैं कि अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में कलिंग से युद्ध करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि युद्ध के पश्चात ये हृदय परिवर्तित कर लेते हैं। इसके कारण इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और कौन सा मार्ग, धम्म का मार्ग अपना लेते हैं। धम्म का मार्ग का मतलब है वह मार्ग जो सभी धर्मों का सार संग्रह हो, सभी को लेकर चलने वाला हो और ममता से पूर्ण हो, समाज कल्याण से पूर्ण हो, पशु कल्याण से पूर्ण हो। तो हम देखेंगे कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद धम्म मार्ग अपना लेंगे और इनका जो गुरु है वो कौन होगा, उपगुप्त। और उपगुप्त से ये शिक्षा लेते हैं। याद रखिएगा, अशोक किससे शिक्षा लेते हैं, उपगुप्त से। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं
कि जब ये धम्म अपना लेते हैं तो इस धम्म को विस्तार करने के लिए कि मानव का कल्याण हो, युद्ध न हो, इस तरह के विचार का प्रसार करने के लिए वो कुछ कार्य करते हैं और इसका ये प्रचार करते हैं, जिसके लिए अपने पुत्र, याद रखना मात्र, अपने पुत्र किसको, महेंद्र को, और अपने पुत्री किसको, संघमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं इसके प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ भेजते हैं मित्रों, श्रीलंका भेजते हैं। पुत्र कौन है, महेंद्र, पुत्री कौन है, संघमित्रा। क्लियर है। चलो मित्रों, अब अशोक से संबंधित अगले तथ्य पे जाते हैं। इनसे संबंधित एक तथ्य है कि ये धम्म महापत्रों की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि अपने पुत्र पुत्री को जब ये श्रीलंका भेजते हैं उसके बाद कुछ मंत्रियों का ये नियुक्ति करते हैं ताकि अपने भी साम्राज्य में मानव कल्याण के लिए और धर्म की जागृति के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, जनमानस में ये संवाद पहुंचाया जाए। तो ये क्या करते हैं, धम्म महापात्रों की नियुक्ति करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मित्रों कि इनसे संबंधित कई शिलालेख, स्तंभ, गुहालेख, स्तूप आदि का निर्माण करवाते हैं। जैसे आज कल आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, उसी तरह से उस समय ये एडवर्टाइजमेंट का अपने को दिखाने का एक तरह से प्रोसेस था। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ये शिलालेख का निर्माण करवाते हैं। किसका, शिलालेख का निर्माण करवाते हैं, स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, स्तूप का निर्माण करवाते हैं। और मित्रों यही शिलालेख, स्तंभ, स्तूप आज अशोक से संबंधित, मौर्य काल से संबंधित प्रमाण के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है, जिससे मौर्य के शासनकाल, अशोक के शासनकाल और उससे संबंधित चीज़ों को जानने का अवसर मिलता है और उसको हम सही रूप से समझ पाते हैं कि उस समय का जन व्यवस्था क्या था, मानव परिस्थिति क्या थी, लोग कैसे सामाजिक जीवन जीते थे, राजनीतिक प्रोसेस क्या था, उनका धर्म का जो प्रोसेस था वो क्या था, और मानव से संबंधित वो क्या क्या कल्याण किए, और उनका नाम अशोक भी इसी में अभिलेख में मिलता है। तो मित्रों शिलालेख, स्तंभ और स्तूप वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे, मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, और जब हम कला पढ़ेंगे तो और स्थापत्य पढ़ेंगे तो वहाँ इसका विवरण हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी कलर का एग्ज़ाम हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तथ्य, अशोक शासन के 10वें वर्ष में, ये शासन के जब ये कलिंग युद्ध होता है, इनका धर्म परिवर्तन हो जाता है, उपगुप्त से ये दीक्षा ले लेते हैं, तो धर्म के माध्यम में ये बहुत सारा कार्य करते हैं उससे जुड़े हुए। तो इसी के बीच में ये कुछ समय बाद अपने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया घूमने जाते हैं, ठीक है। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी देवी, जो आज के लुम्बिनी में है, की यात्रा करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 10वें वर्ष में कहाँ गए, तो बोध गया, जिसे अब गया जी कहा गया है, ठीक है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी देवी जो लुम्बिनी में है, ठीक है, बुद्ध से जुड़ा हुआ ये जगह है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह से यात्राएं करते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ याद रखना है, धर्म से जुड़ा हुआ यात्रा के लिए ये कहाँ सबसे पहले गए और कहाँ सबसे बाद में गए और क्या क्रम रहा, तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, और 2-4 बार अगर आप क्लास देखें तो आसानी पूर्वक याद हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जेहन में आ जाएगा। तो मित्रों सबसे पहले ये जो धर्म यात्रा में गए थे, धर्म यात्रा में सबसे पहले कहाँ गए थे, गया गए थे, याद है, यहाँ हम लोग देखे भी है। 10वें वर्ष में गया, उसके बाद कहाँ जाएंगे, कुशीनगर, उसके बाद कहाँ जाते हैं, ये लुम्बिनी, उसके बाद कहाँ जाते हैं, ये
कपिलवस्तु, उसके बाद कहाँ जाते हैं ये सारनाथ, उसके बाद कहाँ जाते हैं श्रावस्ती। मित्रों एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा देखने को मिलता है कि कौन सा जगह है जो बुद्ध से संबंधित नहीं है, कौन सा जगह है जो अशोक यात्रा नहीं किए थे, कौन सी जगह पे अशोक सबसे पहले यात्रा किए थे, धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र या पुत्री को कहाँ भेजे थे, या श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए किसने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। ये सारा क्वेश्चन आपको हमेशा एग्ज़ाम और कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। मात्र कुछ चंद चीज़ों को देखने के बाद आप इतिहास के लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो मित्रों अभी तक हम लोग पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद पढ़े बिंदुसार, उसके बाद हम लोग अशोक से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु और तथ्य को पढ़े हैं और देखे हैं और समझे हैं। तो मित्रों इस तरह से देखते हैं कि अशोक का जीवन काल अवंती के राजपाल से शासक होने के बाद कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन होता है और वो धर्म के मार्ग को अपना करके उपगुप्त से शिक्षा लेकर के और उसके लिए मंत्री को नियुक्त करते हैं और अपने पुत्र पुत्री को भी विदेश यानी श्रीलंका भेज देते हैं और बौद्ध धर्म को प्रसारित करते हैं और अपने धम्म मार्ग का मतलब है सारे धर्म का सार, जिसमें मानव और पशु का कल्याण हो, ऐसे चीज़ों को वो बढ़ावा देते हैं। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल में अशोक एक महान शासक जो धीरे धीरे अपने रास्ता को, अपने जीवन के लक्ष्य को बदल लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो मुख्य रूप से है वो देखेंगे मौर्य काल के समय के सबसे अंतिम शासक। ठीक है, सबसे अंतिम शासक में हम लोग नाम लेते हैं वृद्धरथ का। किसका नाम लेते हैं मित्रों? तो वृद्धरथ का नाम लेते हैं। वृद्धरथ का शासन अंतिम था 185 ईस्वी में। कब था मित्रों? 185 ईस्वी में। तो हम लोग देखेंगे वृद्धरथ का शासन, याद रखेंगे इनके बारे में एग्ज़ाम में यही आता है कि मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखना है वृद्धरथ थे। कौन थे मित्रों? वृद्धरथ थे। और मौर्य के बाद शुंग वंश आएगा। कौन वंश आएगा मित्रों? शुंग वंश आएगा। तो वृद्धरथ अंतिम 185 BC तक होंगे। ठीक है, और ये अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे शुंग वंश की स्थापना हो जाएगी। एक नया वंश फिर भारतीय इतिहास में हम लोगों के सामने आएगा, शुंग वंश का। ठीक है, पुष्पित शुंग के नाम से शुंग वंश का नाम आएगा और फिर हम लोग देखेंगे शुंग वंश को। तो मित्रों इस तरह से हम लोग मौर्य काल में 322 से 185 तक के शासक और उसकी शासन व्यवस्था को देखें, उनसे जुड़े हुए तथ्यात्मक चीज़ों को देखें। तो हम लोग अभी तक मौर्य काल में क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहले मित्रों स्रोत देखे थे, उसके बाद स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे 322 में किया था, उसके बाद संस्थापक और शासक में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम लोग देखे थे बिंदुसार, फिर अशोक और अंतिम सम्राट वृद्धरथ को। ठीक है, और 185 में देखते हैं कि मौर्य जो साम्राज्य है वो समाप्त हो जाता है, उसके जगह पे एक शुंग वंश की स्थापना होती है। लेकिन जैसे ही एक मौर्य वंश समाप्त होता है मित्रों, फिर से हम लोग याद करेंगे कि कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, उस पर गौर करेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ से पहले हम लोग अब पढ़ेंगे किसको? तो मौर्य प्रशासन को। किसको पढ़ेंगे? मौर्य प्रशासन को। और फिर इसके साथ ही हम लोग अर्थव्यवस्था, कला और स्थापत्य को पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे किस पे? विदेशी आक्रमण पे। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे शुंग वंश। याद रखिएगा मित्रों, हमने आपको एक वर्ड दिया था हसन, मौर्य, शुंगा, कान से सातवार। ठीक है, सातवार। ये सेंटेंस तो और भी आगे जाएगा, लेकिन आप देखिए यहाँ हम लोग हर्यक वंश पढ़ चुके हैं, याद होगा, शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं, नंद वंश पढ़ चुके हैं, और अभी का जो क्लास था वो मौर्य वंश से संबंधित था। जब मौर्य से संबंधित सारी तथ्य और उससे संबंधित समझ मेरी खत्म हो जाएगी, उस पर अच्छा विस्तृत समझ आ जाएगा,
तब जाके हम लोग फिर शुंग वंश को पढ़ेंगे। और इस बीच बीच में जो विदेशी आक्रमण हुआ है वो पढ़ेंगे मित्रों। तो चलो मित्रों, हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। मौर्य काल से संबंधित क्या चीज़, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और स्थापत्य से जुड़े तथ्यात्मक एवं समझ बेस क्लास पे, सीरीज पे। तब तक के लिए आपको एक सलाह कि आप पिछले सारे कक्षा को देखें, फिर इस कक्षा को देखें। आपको एक क्रोनोलॉजी और शासक और उससे संबंधित व्यवस्था को समझने में आसान होगा, जिससे इतिहास पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। तो थैंक यू इतना देर आपको वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।